मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चीन की विदेश नीति या उसके मूल उद्देश्य क्या हैं, इस विषय का अध्ययन करेंगे। चीन 1948 में स्वतंत्र हुआ और 1949 में वहाँ साम्यवादी क्रांति उत्पन्न हुई के उपरांत वहाँ साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई और साम्यवादी सरकार के द्वारा जिस विदेश नीति का अनुसरण किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन की विदेश नीति के दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक है राष्ट्रीय हित, दूसरा है विश्वव्यापी क्रांति। इससे पूर्व हम चीन के बारे में पूर्व में कहे गए जो लोकोक्तियाँ या उनके बारे में जो कही गई बातें हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था और इस एशिया के रोगी का जापान, फ्रांस और इंग्लैंड और यूएसए द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से शोषण किया। और वैसे चीन के बारे में 18वीं शताब्दी के अंत के आसपास नेपोलियन द्वारा कहा गया कि वहाँ एक दैत्य सोया हुआ है, उस दैत्य को सोने दो। जिस दिन ये दैत्य जगेगा संपूर्ण संसार को हिला के रख देगा। और जो नेपोलियन की कही ये बात है, यह बात वर्तमान में पूर्ण रूप से सार्थक भी सिद्ध हो रही है। अतः अब हम देखते हैं कि 1949 की चीनी क्रांति के उपरांत चीन की जो विकास की जो गति है वह 13% की दर से आगे बढ़ रही है और इसी का परिणाम रहा कि आज संपूर्ण विश्व में सभी शक्तियां, सारी नज़रें चीन की तरफ जाती हैं, क्योंकि चीन ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, उनको पूरा करना चीन का मेन उद्देश्य है। जो उन्होंने जो दो लक्ष्य निर्धारित किए, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने और सब जो लक्ष्य हैं उनको भी साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया है। उनके विदेश नीति का केवल दो ही मुख्य उद्देश्य हैं: राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करना एवं विश्वव्यापी क्रांति का लक्ष्य। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा जो एक आधार बनाया है, जिसके लिए उन्होंने एक नींव रखी है, उस नींव के ऊपर ही चीन आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जिसमें प्रमुख हैं चीन की स्वतंत्रता एवं अखंडता की रक्षा करना। अर्थात चीन का ये लक्ष्य है, चीन का ये उद्देश्य है कि वह चीन की स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखे और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखे। अर्थात जो संपूर्ण चीन जो एक समय प्राचीन समय में जो चीन का एक सांस्कृतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर या मानवीय आधार पर जो चीनी परिदृश्य दिखाई देता है, उस सभी को चीन अपनी सीमा के अंतर्गत अखंडित करना चाहता है। दूसरा उनका लक्ष्य है चीन को महाशक्ति बनाना। अर्थात चीन का उद्देश्य है कि चीन को एक शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बनाया जाए, एक महाशक्ति कैसे बनाया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीन लगातार लगा हुआ है। तीसरा उनका लक्ष्य है कि एशिया का प्रभुत्व करे, एशिया का नेतृत्व करे
अर्थात चीन चाहता है कि एशिया महाद्वीप का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कोई करे तो वह चीन के द्वारा ही किया जाए। उनका एक और उद्देश्य है, एक और लक्ष्य है। वह लक्ष्य है साम्यवाद का नेतृत्व करना विश्व जगत में, अर्थात संपूर्ण संसार में साम्यवाद का नेतृत्व अगर कोई करे तो कौन करे? चीन करे, क्योंकि 1991 के सोवियत संघ के विघटन के उपरांत चीन ही अपने आप को साम्यवाद का नेता मानता है। अतः वह चाहता है कि एशिया और अफ्रीका राष्ट्रों में जो साम्यवाद का नेतृत्व करने की क्षमता अब चीन के पास ही होनी चाहिए। अगला बिंदु आता है प्रवासी चीनियों की हितों की रक्षा करना, अर्थात प्रवासी चीनी जो विदेशों में चीनी नागरिक रह रहे हैं, उन सभी चीनी नागरिकों के हितों की रक्षा करना, हितों का संरक्षण करना, संवर्धन करना चीन अपना एक दायित्व मानता है, अपना एक ड्यूटी मानता है। इसके पीछे वो मूल कारण देता है कि इन नागरिकों के राष्ट्रीय हितों की जब हम रक्षा करेंगे, इनके हितों की जब रक्षा करेंगे, तो ये चीनी नागरिक अपने इस दायित्व के बदले में वह चीन के विकास में योगदान देने के लिए विवश होंगे। इसलिए संपूर्ण संसार में चीनी नागरिकों के हितों की रक्षा करना चीनी सरकार अपना दायित्व समझती है, क्योंकि इसके बदले चीनी जो नागरिक हैं वे चीन के विकास में अहम योगदान देते भी आ रहे हैं। अगला है चीन का विस्तार करना। चीन का लक्ष्य है कि उसकी सीमाओं का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि चीन ये मानता है कि मध्यकाल में चीन की जो स्थिति दयनीय थी, उस समय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा या उसके सीमावर्ती देशों द्वारा उसकी सीमा का अतिक्रमण कर लिया गया है। इसलिए चीन अपनी सीमा का विस्तार करके उन क्षेत्रों को पुनः चीनी सीमा क्षेत्र में मिलाना चाहता है, जो सांस्कृतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर या मानवीय आधार पर चीनी महसूस होते हों। अगला बिंदु आता है रूस के प्रभाव को काटना, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के पहले या उपरांत में 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति होने के बाद रूस का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता ही गया और द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत चीन अपने महाशक्ति के टैग के साथ संपूर्ण विश्व में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा। परंतु 1971 के बाद में चीन और रूस के संबंधों में खटास पैदा हुई सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर के, और तब से चीन रूस के काट में लग गया, अर्थात रूस को कमज़ोर करने में लग गया और साम्यवाद का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेने को अग्रसर होने लगा। इसी का परिणाम था कि साम्यवादी राष्ट्र होते हुए भी चीन द्वारा अमेरिका के साथ संधि की गई और इस संधि के माध्यम से उसने रूस के जो प्रभाव को काटने का प्रयास भी किया। अगला लक्ष्य है चीनी एक सशक्त सैनिक शक्ति बनना चाहता है। माओ सेतुंग वहाँ का एक जो साम्यवादी क्रांति का नायक था, उसने कहा कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। बंदूक की नली से निकलने का यहाँ अर्थ हुआ कि जिसके पास शक्ति है वही सत्य है, अर्थात जो ताकतवर है और जो अपनी बात को रखे वही सही मानी जाती है। इसलिए चीनी ने अपनी राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत या विदेश नीति के अंतर्गत चीन को एक सशक्त सैनिक शक्ति के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे कि चीन अपने इन संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो सके। वो तभी होगा जब चीन ताकतवर राष्ट्र बनेगा, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चीन लगातार 1949 से अब तक उसी नीति के आधार पर चलता आ रहा है। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चीन हमेशा चारा या छड़ी की नीति या पिंग पोंग की नीति या पीछे हटने की नीति, एक कदम पीछे दो कदम आगे की नीति के आधार पर कार्य करता है। और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कभी अपने उस समझौते के आधार पर कभी भी एक जगह ठहरने का प्रयास नहीं करता जो उसने वादा किया है। हम भारतीय संदर्भ में भी देख सकते हैं कि भारतीय सीमा के ऊपर चीन द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जाने का बार बार उल्लेख होता आया है। अतः हम चीन के ऊपर कोई भी, अतः हम ही नहीं, चीन के ऊपर कोई भी देश विश्वास नहीं करता, क्योंकि चीन एक विस्तारवादी राष्ट्र है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति में हर संभव लगा हुआ है। धन्यवाद।